बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल साइंस का अगला टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के रिलेटेड ही है। हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ना है। हाइड्रोस्फीयर की सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या चीज़ होती है। हाइड्रो जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है पानी। हाइड्रोस्फीयर जो पानी की यानी कि सरफेस होती है, जो पानी के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं। हाइड्रोस्फीयर में वो ये बात कर रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट, कि वो तमाम किस्म का पानी जो यानी कि इस ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, सरफेस ऑफ प्लैनेट यानी कि अर्थ के ऊपर जो जो पानी पाया जाता है, चाहे वो जिस भी सूरत में हो, चाहे वो वेपर्स की सूरत में हो, आइस की सूरत में हो, लिक्विड की सूरत में हो, सॉलिड की सूरत में हो, या अंडरग्राउंड शक्ल में हो, या हवा में हो, जिस भी शक्ल में हो वो हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मतलब बात करें हम वेपर्स के अंदर पानी कहाँ पर है, वेपर्स के अंदर बात करें तो जो हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, हमारे इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो पानी पाया जाता है वो मतलब एयर के अंदर पाया जाता है। इवेपोरेट होता है जो पानी, वो मतलब इस तरह ऊपर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि बाकी पानी जो है वो आइस के अंदर किस तरह है। आइस के अंदर जो पानी ग्लेशियर के अंदर है, आइस कैप्स के अंदर है, आइस बर्ग्स के अंदर है। ठीक है। ये सारे का सारा जो मतलब बर्फ़ की सूरत में पानी है उसे हम कहते हैं क्रायोस्फेयर। ठीक है। वो पानी जो बर्फ़ की सूरत में है वो कहलाता है क्रायोस्फेयर। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर जो पानी यानी कि अंडरग्राउंड सरफेस में आता है वो लिक्विड में आता है। इसके अलावा मतलब जो समंदर का पानी है, जो ओशन का, सी का, फ्रेश वाटर लेक्स का, ठीक है, बारिश का पानी, वो सारा लिक्विड फॉर्म में आता है। अच्छा, अब अगर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ग्लोबली तौर पर जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसके अंदर जो अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है तकरीबन जो पानी है 97% जो हमारे इर्द गिर्द पानी होता है वो सलाइन ओशन होता है। सलाइन ओशन से मुराद ये है कि वो नमकीन पानी होता है। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मतलब जिसे हम ग्लोबल वाटर भी इसको नाम दिया जाता है। मतलब ग्लोबली 97% जो एरिया पानी का है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो टोटल अर्थ है उसका 70 या 71% जो है वो पानी ने घेरा हुआ है, और उस 70% में से जो 97% है वो सलाइन ओशन है। ठीक है। यानी कि मोस्टली जो पाया जाता है पानी वो सलाइन की फॉर्म में, साल्ट की यानी कि साल्टी ओशन जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। कुछ पानी जो होता है वो मतलब लेक्स के अंदर भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी जो है वो सबसे बड़ी लेक है, और इसके अंदर जो पानी पाया जाता है वो मतलब वो भी नमकीन पानी है, लेकिन है बज़ाते खुद वो लेक है एक। अच्छा, बाकी अगर बात करें फ़्रेश वाटर की तो इस 97% में से जो बाकी 3% बचता है वो फ़्रेश वाटर है। ये फ़्रेश वाटर जो है ये मतलब आपको मिलेगा फ़्रेश फॉर्म में भी मिल जाएगा, फ्रोज़न में भी, सरफेस वाटर में भी मिल जाएगा, ग्राउंड वाटर में भी मिल जाएगा। ठीक है। यानी कि ज़मीन के अंदर भी, ज़मीन के ऊपर भी, लेक्स में भी, झीलों में भी, दरियाओं में भी, बारिश का पानी, ये सारा फ़्रेश वाटर पानी है। फ़्रेश वाटर पानी वो होता है जिसमें मछलियाँ, यानी कि मछलियाँ तो नहीं हम कह सकते, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द तालाब के अंदर पाया जाता है, या मतलब झीलों के अंदर होता है, दरियाओं के अंदर होता है। ठीक है। ये सारा फ़्रेश वाटर पानी होता है। अच्छा, फ्रेश वाटर पानी वो होता है जिसमें नमकियात नहीं होते, समंदर जितने नमकियात उसमें नहीं होते। अच्छा, अब ये जो यानी कि 3% फ्रेश वाटर है, ये जो 3% फ्रेश वाटर होता है, अगर इसका हम आगे मज़ीद कैटेगरी करें तो इसके अंदर से जो 69% फ्रेश वाटर होता है ये परमानेंटली आइस का अंदर होता है। ठीक है। यानी कि ये बर्फ़ का हिस्सा होता है जिसमें कि मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्टीनेंट यानी कि आइस के कॉन्टीनेंट, जिस तरह एंटार्क्टिका एक कॉन्टीनेंट है आइस का, माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 सबसे बड़े ग्लेशियर, जिसका एक अपना ये सबसे पहला जो सबसे बड़ा वो है साइचन ग्लेशियर, जिसकी लेंथ भी है 72 किलोमीटर या 62 माइल भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मतलब इसमें से जो 69% का भी बाकी हिस्सा बचता है, मतलब इस 3% से जो बाकी हिस्सा बचता है उसमें से जो
30% है वो जो फ्रेश वाटर है ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि जो ज़मीन की तह के अंदर होता है या ज़मीन की सरफेस के जो नीचे पाया जाता है उसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अब बाकी की पानी की बात करें तो जो बाकी 1% पानी बचता है वो होता है स्ट्रीम्स के अंदर, झीलों के अंदर, लेक्स के अंदर और मार्शिस वगैरह के अंदर। मतलब जो दरियाओं का पानी हो गया, झीलों का, नदी नालों का, ये वाला जो पानी होता है ये बाकी वाला पानी बचता है। अच्छा, अब आगे इससे के बात करें तो वाटर कलेक्ट्स इन क्लाउड्स, मतलब अब हमने बात करनी है वाटर साइकिल क्या होता है। अगर वाटर साइकिल की बात करें तो वो क्या होता है। वाटर साइकिल जो होता है वो मतलब एक साइकिल होता है कि वाटर पहले कलेक्ट होता है बादलों के अंदर, देन फॉल टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, और ये प्रोसेस जो है ये फिर इस तरह कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, मतलब ये एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है जिसमें क्या होता है कि एक तरफ से पानी आता है और फिर दूसरी तरफ से जो पानी है वो वापस चला जाता है। ठीक है, यानी कि ज़मीन के ऊपर पानी बारिश की सूरत में आया और वो जो बारिश का पानी है वो समंदरों के अंदर और नदी नालों और झीलों दरियाओं के अंदर यानी कि वो जमा हो जाता है। वो पानी जो है वो फिर दोबारा मतलब अपना आसमान के ऊपर इवेपोरेट होके चला जाता है और बादल किसी सूरत बनाकर फिर दोबारा बरसना शुरू कर देता है। ये एक साइकिल है जो लगातार और कंटिन्यूसली चलता रहता है। अच्छा, उसके अगर आगे बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन मतलब ये जो वाटर साइकिल होता है ये एक वाटर की मूवमेंट होती है बिटवीन बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये जो मतलब इसकी टाइप्स हैं, बायोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया और हाइड्रोस्फेयर हो गया, ये इंशाल्लाह हम एक एक चीज़ को आगे मतलब डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया कि जो हमारे इर्द गिर्द हवा वाला इलाका होता है, जो खला होती है, जो मतलब हवा के ज़रिए जो चीज़ हमें घेरे हुए होती है वो एटमॉस्फेयर होती है। बायोस्फीयर वो होती है जो ज़िंदा जानदार हैं या मतलब बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट जो होता है वो बायोस्फीयर के अंदर आता है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर पानी के रिलेटेड है, लिथोस्फीयर मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में समझाऊंगा। अच्छा, अगली स्लाइड के ऊपर चलें तो अगली स्लाइड में वो ये बता रहा है कि ये एक प्रोसेस होता है जो कि यानी कि वाटर इवेपोरेशन वाला मतलब वाटर साइकिल वाला, ये एक पूरा साइकिल होता है जिसके अंदर क्या चीज़ होती है। सबसे पहला होता है इवेपोरेशन, यानी कि इस साइकिल के अंदर जो चीज़ सबसे पहले परफॉर्म होती है वो ये होती है कि वाटर यानी कि इवेपोरेट होता है। ठीक है, अब ये जो इवेपोरेशन है ये क्या होती है कि जो लिक्विड होता है ना हमारा, लिक्विड चाहे वो ओशन का हो, चाहे वो रिवर का हो, या वो किसी स्ट्रीम का हो, या चाहे वो किसी झील या नदी का हो, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या होता है, वो गैसियस स्टेट के अंदर चला जाता है। लिक्विड जो होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये इवेपोरेशन के ज़रिए कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो इवेपोरेशन होती है ये मतलब मोस्टली जब एयर प्रेशर जो होता है लो होता है और जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। एयर प्रेशर लो और टेम्परेचर जो है जब हाई होता है तो इवेपोरेशन जो होती है ये ज़्यादा होती है। ये जो इवेपोरेशन होती है ये वाटर को कन्वर्ट कर देती है वेपर्स के अंदर। ठीक है, और ये वेपर्स जो होते हैं ये मतलब ये जो इवेपोरेशन होती है ये हीट के ज़रिए क्या चीज़ करती है, ये जो सूरज के ज़रिए हीट आती है, हीट जो होती है वो ओशन को और मुख्तलिफ़ किस्म की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको गर्म कर देता है, और जैसे ये गर्म होता है तो इनका पानी जो है ये फिर वेपर्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं तो वो अगला प्रोसेस क्या है, ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि जो हमारे इर्द गिर्द पौधे होते हैं ना, आपने सुना होगा कि जंगलात जो होते हैं वो बारिश का सबब बनते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ज़्यादा बारिशें होंगी। ठीक है, अच्छा वो इसका सबब यानी कि कैसे बनते हैं, प्लांट्स जो होते हैं ये वाटर को अपनी जड़ों के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यानी कि पानी को ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको अपने पत्तों में लाकर उसको हवा का हिस्सा बना देते हैं। दोबारा सुने, जो मतलब पौधे होते हैं ये रूट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि रूट्स के ज़रिए अपने वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर उनको अपने पत्तों में लेकर आते हैं और तीसरे स्टेप में ट्रांसपायरेशन के अमल के ज़रिए उनको हवा का हिस्सा बना देते हैं और वो जो पानी के बुखारात होते हैं वो हवा में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन होना। ठीक है, और ये जो ट्रांसपायरेशन है मतलब ये जो पानी आता है इन पत्तों के अंदर ये हवा का हिस्सा बनते हुए
इवेपोरेट होकर ऊपर आसमानों में चला जाता है, यानी कि बादलों का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, आगे है कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन की बात करें तो कॉन्डेंसेशन क्या होता है, ये इवेपोरेशन के बिल्कुल एक अपोजिट अमल होता है। इवेपोरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो पानी है मतलब लिक्विड जो है वो गैस की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जबकि कॉन्डेंसेशन क्या होती है, जो वेपर्स होते हैं वो मतलब वाटर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लिक्विड वाटर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो पानी बुखारात की सूरत में इवेपोरेट होकर ऊपर बादलों में गया था, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर। वो जो गैसियस फॉर्म में गया था वो चेंज हो जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जब वो लिक्विड फॉर्म में के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो कैसे होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वहाँ पर जाकर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। पहले टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो गैसियस फॉर्म में था, ठीक है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म की शक्ल अख्तियार कर लेगा। जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म की शक्ल अख्तियार कर लेगा, वो जो बुखारात होंगे ये गैस वाले, ये आपस में जुड़कर जो है वो छोटे छोटे पानी के कतरे बना देंगे, और ये जो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेंगे, और फिर बादल जब बरसेगा तो मतलब ये बादल की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। बादल के बाद ये ज़मीन के ऊपर बरसना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगला प्रोसेस होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, व्हेन वाटर पार्टिकल्स फॉल फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी कि ये जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि ये जो वाटर कंडेंस हुआ था जिसने ड्रॉप्स की शक्ल अख्तियार कर ली थी, ये ड्रॉप्स जो हैं ये प्रेसिपिटेट की सूरत में ज़मीन के ऊपर मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर गिरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर गिरेंगे तो जाहिर सी बात है इन्होंने फिर ज़मीन के ऊपर ही आना है, ठीक है। अच्छा, इससे अगला जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है सरफेस रन ऑफ, यानी कि यहाँ पर आकर जो है वो बारिश हो जाती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के अंदर आकर बारिश हो जाती है। अब अगला जो प्रोसेस है वो ये जो बारिश होती है, ये जो रेन होती है, ये रेन जो होती है ये मतलब सरफेस रन ऑफ के अंदर आ जाती है। सरफेस रन ऑफ में क्या चीज़ होती है, जब ये ज़मीन के ऊपर गिरती है तो ये झीलों में चली जाती है, फिर झीलों के बाद ये दरियाओं में चली जाती है, दरियाओं के बाद ये समंदरों यानी ओशन में चली जाती है, ओशन के बाद ये फिर दोबारा इवेपोरेट होती है, और इवेपोरेट होने के बाद ये फिर दोबारा मतलब उसका हिस्सा बन जाती है कंडेंसेशन का और ट्रांसपरेशन और इवेपोरेशन के प्रोसेस का, और ये दोबारा ये जो प्रोसेस है ये फिर से रिपीट होने लगता है, ठीक है। अच्छा, इसी के आगे अगर बात करें मतलब सरफेस रन ऑफ की आपको समझ आ गई कि मतलब जो ये प्रोसेस है, ये जो बारिश है ये गिरेगी समंदरों में, ठीक है, यानी कि अपना मतलब बारिश का गिरना और उसका समंदरों तक पहुंच जाना, और समंदरों से के बाद उसका दोबारा इवेपोरेट होकर बारिश की शक्ल अख्तियार कर लेना, ये सरफेस रन ऑफ का प्रोसेस कहलाता है, या मतलब वाटर साइकिल कहलाता है। अच्छा, अगला है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में क्या होगा, ये मतलब गलती है यहाँ पे, ये वाटर सीप इनटू ग्राउंड वाटर, मतलब फिर इनफिल्ट्रेशन इसके नाम से ज़ाहिर है कि मतलब किसी चीज़ का फ़िल्टर हो जाना नीचे यानी कि ज़मीन की तरफ, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन है कि मतलब कुछ पानी जो है वो तो नदी और दरियाओं में बहकर समंदर का हिस्सा बन जाएगा, कुछ पानी जो है वो अगर जब ज़मीन के ऊपर गिरेगा तो वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सॉइल के अंदर चला जाएगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए ग्राउंड वाटर जो है वो उसका परमानेंट एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि वाटर साइकिल की इम्पॉर्टेंस क्या है। देखिए, वाटर साइकिल की इम्पॉर्टेंस तो हम जितना कह सकें उतनी ही कम है, मतलब इसकी इम्पॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, पानी की अहमियत हम किस इंसान को नहीं पता कि पानी की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर ये है कि जब इवेपोरेशन होती है ज़मीन के ऊपर से, जब पानी बुखारात की सूरत में उड़ता है और ऊपर यानी कि आसमानों में चला जाता है, तो पीछे जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा ठंडा महसूस करता है, इन्वायरमेंट जो होता है वो कूल हो जाता है, और फिर दोबारा जब वो मतलब कंडेंसेशन के ज़रिए इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द घेरा डाल लेता है तो इन्वायरमेंट फिर जो होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि पहले जब वो ऊपर जाता है तो वो कूल होता है, जब वो नीचे गिरता है तो वो इन्वायरमेंट को वार्म कर देता है, ठीक है। यानी कि ये मतलब एक प्रोसेस होता है कि ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर जो है वो आगे पीछे यानी कि उसमें तब्दीली आती है। अच्छा, उससे जो अगला है वो है मतलब ये इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। इकोसिस्टम से क्या मुराद है, जितने भी किस्म की स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, ठीक है, मतलब जो कुछ भी है मतलब ज़मीन के ऊपर, चाहे वो
एबायोटिक कंपोनेंट है, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट है, चाहे वो जानदार हैं गैर जानदार हैं, ये तमाम चीज़ें इकोसिस्टम में आती हैं और इकोसिस्टम का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली लिंक करता है वाटर के साथ। अगला है प्योरीफाइज वाटर, ये वाटर को प्योरीफाई करता है। मिसाल के तौर पर क्या करता है कि जो मतलब ओशन होता है उसका तो पानी होता है साल्ट वाला, ठीक है। अब ये जो साल्ट वाला पानी है ये इवेपोरेट हो जाएगा और किसका हिस्सा बन जाएगा, बारिश का, ठीक है। और बारिश जो होती है वो तो आपको पता ही है कि मतलब उसका जो पानी होता है वो साल्टी नहीं होता, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये जो वाटर को क्या करती है, प्योरीफाई कर देती है, यानी कि ये रेन साइकिल जो है। अच्छा आगे कर चलते हैं तो हैंडल इरोजन। इरोजन क्या करते हैं कि मतलब ये जो ज़मीन की सरफेस होती है इसकी जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये क्या करता है कि ये मतलब बारिश की वजह से, बारिश ज़्यादा होने की वजह से, या मतलब बारिश तो नहीं हम कह सकते कि मतलब खुश्क साली की वजह से, ठीक है, ड्राउटनेस की वजह, खुश्क साली की वजह से क्या होता है कि जो इसके ऊपर वाली जो सरफेस होती है ज़मीन की वो मतलब बिल्कुल वाइट हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ज़मीनें जो होती हैं उनके ऊपर नमकियात से आ जाते हैं, ठीक है, साल्ट वगैरह या नमकियात आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ज़मीन जो है वो इसको यानी कि ज़मीन ख़राब हो गई है, इरोजन हो गई है। तो जब बारिश होती है तो ये जो प्रोसेस है मतलब बारिश का जो अमल है ये इरोजन को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है, या इरोजन को ख़त्म कर देता है। अच्छा आगे चलते हैं तो इसका जो अगला मतलब अहमियत है वो है प्रोवाइड वाटर फॉर लाइफ। देखिए लाइफ के अंदर क्या चीज़ नहीं आती, इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अंदर फ़िश आ जाती है, इसके अंदर एनिमल्स आ जाते हैं। प्लांट्स होंगे तो इंसान ज़िंदा रहेंगे, फ़िशेस होंगी तो मतलब इंसान उसको खा सकेगा, एनिमल्स होंगे तो हम उनका शिकार करके मतलब अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसान की बका के लिए और ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी हैं और इन सब का लिंक बनता है वाटर की अहमियत के साथ। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह बायोस्फीयर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।